रहा हूँ। देखिए, प्रश्न ये उठाया था आपने पिछली बार कि अगर परफॉर्मेंस रिपीट हो जाए, यदि दो से ज़्यादा बच्चों को, दो या दो से ज़्यादा बच्चों को सेम मार्क्स मिल जाए, तब क्या होगा, किस तरह से रैंक प्रदान किए जाएंगे। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर रैंक आपने 1 दे दी है ना, और 2 और 3 रैंक वाले बच्चों की परफॉर्मेंस बराबर है, बराबर बराबर अंक मिल गए, तो हम रैंक 2 + 3/2 करेंगे, दोनों को ही 2 + 5 2 + 5 दे देंगे, है ना। अगर उनके मार्क्स अलग अलग होते तो सेकंड और थर्ड मिलती रैंक, लेकिन चूंकि सेम हो गए तो 2 + 3/2 ऐसा करेंगे। द सेम वे मैंने आपसे कहा कि रैंक आपने 1 दे दिया, 2 दे दिया, है ना, 3 भी दे दिया, 4 5 6 3 लोगों को बराबर बराबर मार्क्स मिल गए। अगर इनको मार्क्स बराबर नहीं मिलते तो रैंक 4 5 6 दी जाती। ऐसे में आप देखो कि मैंने आपसे कहा कि 3 लोगों के अंतर्गत ये रेपिटेशन हुआ है, तो 4 + 5 + 6/3, तो तीनों को ही 5 5 5 हम रैंक दे देंगे। तो इस तरह से रैंक जब रिपीट होगा, मतलब परफॉर्मेंस जब रिपीट होगी, तो रैंक जो है सेम हो जाएगा, और वो जो रैंक्स दिए जाते अदरवाइज उनका एवरेज हम ले लेते हैं। तो चाहे 2 बच्चों में रेपिटेशन हो तो 2 से भाग दे देंगे, 3 बच्चों में रेपिटेशन हो 3 से भाग दे देंगे। मान लीजिए ये हो गया एक्स परफॉर्मेंस में, यानी कि एक्स परफॉर्मेंस में 2 बार रेपिटेशन हो गया, एक बार है ना सेकंड थर्ड के लिए, और दूसरी बार फोर्थ फिफ्थ सिक्स के लिए। सपोज 2 बार रेपिटेशन हो गया, है ना, और बाई वैल्यू भी तो है, दूसरा सब्जेक्ट भी तो है, मान लीजिए वहाँ भी हो गया रेपिटेशन, ठीक है, वहाँ भी कई बच्चों को बराबर बराबर मार्क्स मिल गए, तो फिर बाई वैल्यू में भी सेम यही प्रोसेस करेंगे, और वहाँ पे जो परफॉर्मेंस रिपीट हो रहे हैं उन बच्चों को, से फॉर मान लीजिए छठी सातवीं आठवीं के संग, छठी सातवीं आठवीं रैंक वाले बच्चों के संग, है ना, मार्क्स जो है बराबर हो गए, तो उनको रैंक 6 + 7 + 8/3, ठीक है, तो सभी को 7 7 7 हम रैंक दे देंगे। तो रैंक देने में ध्यान रखेंगे कि जब परफॉर्मेंस रिपीट हो जाता है तो हम रैंक का एवरेज ले लेते हैं और रैंक प्रदान कर देते हैं। मैंने आपसे ये भी कहा कि रैंक प्रदान करते समय मार्क्स को अरेंज करने की असेंडिंग और डिसेंडिंग ज़रूरत नहीं है, मार्क्स को वहीं रहने दीजिए जैसा आपको मिला, जैसा रॉ डेटा आपको मिला हुआ है कि भाई पहले बच्चे का इतना मार्क्स टेस्ट 1 में और टेस्ट 1 में इतना मार्क्स, दूसरे बच्चे का टेस्ट 1 में टेस्ट 2 में, ऐसे ही रहने दीजिए, है ना, और फिर रैंक लिख दीजिए, ठीक है, टेस्ट 1 की रैंक और टेस्ट 2 की रैंक, फिर दोनों ही, और यदि रेपिटेशन है तो अभी अभी जो मैंने आपको बताया कि रैंक का एवरेज ले लेना है, वो आपको वहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे और आप देखें, फिर आपको फाइनली R1 और R2 मिल गया। R1 और R2 मिलने के बाद जब आप डिफरेंस निकालोगे तो D मिल जाएगा, है ना, और D के लिए हमने बोला फिर D² करना है, और D² को जोड़ लेना है, तो सिग्मा D² आ जाएगा। इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ जानी चाहिए। फिर मैंने आपसे एक बात कही थी कि हमने जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग R, थोड़ा सा फ़र्क होगा, हमने कहा था ये आपसे चर्चा अगले दिन करेंगे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो जो फॉर्मूला था R = 1 - 6 सिग्मा D² n विदिन ब्रैकेट n² -1, उसकी बात कर रहे हैं। तो आप जरा देखें, मैंने कहा था 1 अलग से है ना, उसके बाद माइनस करेंगे पूरा जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, दैट इज 6 सिग्मा D² n² -1, ये अलग से है और 1 अलग से है, तो लिखने में आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जब यहाँ पर रेपिटेशन हो गया तो ज़रा आप ध्यान रखो कि ये फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, आपको ये ध्यान देना है कि एक बार, मान लीजिए एक बार रिपीट हुआ है, तो कितने बच्चों में रिपीट हुआ है? क्या वो 2 बच्चों में रिपीट हुआ है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या 2 में रेपिटेशन हुआ है? तो आप
मैं जैसे पहले केस में 2+3/2 कर दिया था, रैंक 2+5 दे दी थी, तो क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो फॉर्मूला जो बदल जाएगा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सुनाना चाह रहा हूँ। सुनिए पहले, R इज इक्वल टू 1 माइनस तो रहेगा ही रहेगा, ऊपर जो है 6 सिग्मा डी स्क्वायर, ठीक है, 6 सिग्मा डी स्क्वायर के संग एक टर्म और आगे जुड़ जाएगा, वही एडिशन आगे होता रहेगा, मतलब 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस, है ना, आगे एक टर्म जुड़ जाएगा, और वो है, लिख लीजिए आप चाहें तो, सुनिए, 1/12 विद इन ब्रैकेट m1 क्यूब माइनस m1, 1/12 विद इन ब्रैकेट m1 क्यूब माइनस m1। अब ये m1 क्या है, ये देखना होगा। m1 वो है कि जितने बच्चों में वो रेपिटेशन हुआ है, m1 इज इक्वल टू दैट नंबर कि कितने बच्चों में नंबर रिपीट हुआ। मैंने आपसे कहा 2 बच्चों में हुआ, तो m1 यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, 2 बच्चों में रेपिटेशन अगर हुआ तो m1 क्या हो गया, 2। अब आप जरा कैलकुलेट करके इसको देखो, तो 1/12 विद इन ब्रैकेट m1 क्यूब माइनस m1, तो m1 क्यूब यानी 2 का क्यूब, 2 का क्यूब माने 8 माइनस m1, है ना, माइनस m1 माइनस 2, तो 8 माइनस 2 यानी 6, है ना, और 1/12 बाहर है, तो 6/12 यानी कि हाफ, 0.5, यानी कि आपकी जो 6d स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही थी वो इस 1/12 m1 क्यूब माइनस m1 के कारण 0.5 से बढ़ जाएगी, 0.5 बढ़ जाएगी, आधा उसमें ऐड हो जाएगा अगर रेपिटेशन केवल 2 बच्चों में हुआ है तो, ठीक है। अगर मान लीजिए रेपिटेशन और हुआ है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा था कॉलम, पहले वाले कॉलम में 2 बार रेपिटेशन हुआ, एक बार 2 बच्चों में, एक बार 3 बच्चों में, तो फॉर्मूले में और ऐड हो जाएगा प्लस 1/12 विद इन ब्रैकेट m2 क्यूब माइनस m2। अब ये m2 क्या है, अब m2 है कि दोबारा जो रेपिटेशन हुआ वो कितने बच्चों में हुआ, यहाँ पर आप कह रहे हैं जी 3 बच्चों में हुआ, तो m2 इज इक्वल टू 3। अब फिर से फॉर्मूले में रखेंगे तो 1/12 विद इन ब्रैकेट m2 क्यूब माइनस m2, तो हो गया 1/12 m2, यहाँ पर 3 बच्चे हैं तो 3 क्यूब माइनस 3, तो 3 क्यूब 27 होते हैं, ठीक है ना, 27 में से 3 जाएगा 24, और बाहर 1/12 है, तो 1/12 और 1/12 और इंटू 24, तो ये हो गया 2, आप उसमें 2 वैल्यू जोड़ देंगे, ठीक है ना, +2 कर देंगे, तो आपने देखा कि किस तरह से 6 सिग्मा डी स्क्वायर के संग पहले हाफ जोड़ा +2 जोड़ा, और क्यों जोड़ा, क्योंकि 2 बार रेपिटेशन हुआ है, और 2 बार रेपिटेशन होने से आपकी 6 सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी, थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, और फिर अकॉर्डिंगली फिर हम उस बात को कैलकुलेट करके और अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 करते हुए आपके संग उस कैलकुलेशन को हम कर लेंगे, तो फिर आप r की वैल्यू निकाल सकते हैं पहले की तरह, है ना। ये बात हमको आपको बतानी थी।